हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल होने वाला है डॉक्टर स्लंप। तो इस ड्रामा के हमें टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि वीकली बेसिस पर रिलीज होंगे, यानी कि वीक में केवल 2 ही एपिसोड आएंगे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम हान यूल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हमारी ड्रामा की हीरोइन भी है और न्यूल पेशे से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर है। दोस्तों बेसिकली इन डॉक्टर का ये काम होता है जब किसी भी पेशेंट की बड़ी सर्जरी होने वाली होती है तो उससे पहले पेशेंट की पूरी जांच और उसे क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम है और उसे सर्जरी से पहले कौन सी दवाई देनी है और नहीं देनी है, इन सब कंडीशन की जानकारी रखना ही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर का काम होता है। यानी बड़े ऑपरेशन में इन डॉक्टर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो अपने हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी और देखते हैं कि हान यूल के पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था और आज का दिन आम दिन की तरह नॉर्मल ही था। सब लोग अपने काम पर बिजी थे, हान यूल भी अपने ड्यूटी पर थी, लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द होने के कारण वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और जैसे ही हान यूल रोड क्रॉस कर रही थी तो उसके पेट में और दर्द होने लगता है और वो वहीं गिर पड़ती है। पर इस वक्त भी न्यूल की नजरें अपने चारों तरफ मौजूद लोगों पर थी। कुछ लोग बहुत ही खुश थे तो कुछ लोग बहुत ही बिजी, और शायद इसे ही आम दिन कहते हैं। इसी तरह के आम दिन में कुछ लोग बहुत ही खुश होते हैं, कुछ बहुत ही बिजी तो कुछ बहुत ही परेशान। और इसी तरह के आम दिन में कुछ ऐसा घट सकता है जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, यानी कि ऐसे ही आम दिन में किसी की मौत भी हो सकती है। तभी हम न्यूल के सामने एक बड़े से ट्रक को आते हुए देखते हैं जो सीधा उसी की तरफ आ रही थी। न्यूल भी अपने सामने तेजी से आते हुए ट्रक को देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती, वे ट्रक तेजी से आती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और अगले ही सीन में हम ऑपरेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ डॉक्टर एक पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे और सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ब्लीडिंग होती है और वो डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा पाता। इस तरह एक आम दिन भी बहुत ही बुरा बन सकता है। इसी के साथ शिन शिफ्ट हो जाता है और साल 2009 बुसान में दिखाया जाता है। टाइम पर न्यूल अपने हाई स्कूल में होती है। न्यूल एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है जो पूरे बुसान कंट्री में टॉप स्टूडेंट में से एक है। इस बार भी उसका नाम टॉप स्टूडेंट लिस्ट में आया था। इसी खुशी में वहाँ पर बैनर भी लगाया गया था। यहीं पर हम न्यूल की मदर और अंकल को देख सकते हैं जो न्यूल के अचीवमेंट के लिए बहुत ही खुश थे और यहाँ पर सेलिब्रेशन भी न्यूल के वजह से हो रहा था। यहाँ पर हमें न्यूल की मदर से न्यूल के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि न्यूल टाइम सेव करने के लिए दौड़ते दौड़ते पढ़ती है। वो अपने पूरे दिन में 17 घंटे पढ़ती है और तो और वो सिंपल सादा सा खाना भी खाती है ताकि उसे खाना हजम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और उसका पेट भी तभी शांत रहता है जब वो लंबे टाइम तक एक ही जगह पर बैठी रहे। और फ्री टाइम में भी वो अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहती क्योंकि उसे लगता है फ्री रहने से उसका दिमाग फालतू चीजें सोचती है, इसलिए वो अपना फालतू टाइम भी अपना सामान ऑर्गेनाइज करने में लगा देती है। उठते बैठते सोते जागते वो सिर्फ एक ही काम करती है, वो है पढ़ाई। कभी ऐसा लगता है कि वो पैदा हुई है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए और ऐसी बेटी पाकर न्यूल की मदर बहुत ही खुश थी। और दूसरी तरफ हम मिलते हैं हमारे ड्रामा के दूसरे मेन कैरेक्टर जंग वू से। जंग वू भी हाई न्यूल से पढ़ाई के मामले में कोई कम नहीं है। वो भी कोरिया कंट्री का टॉप स्टूडेंट में से एक है और आए दिन स्कूल में होने वाले टेस्ट में वो हमेशा फर्स्ट भी आया करता है, जिसके वजह से उसके नाम का बैनर लगना तो आम बात सी हो गई है। जब भी ये बैनर्स लगते हैं तो वो अपने दोस्तों के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, पर इससे मनी मन उसे खुशी तो बहुत ही होती है। वह आगे हम न्यूल की फैमिली को देखते हैं। आज न्यूल के फादर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, इसकी वजह से न्यूल की आंटीज भी आई हुई थी। जैसे ही यहाँ पे न्यूल आती है तो ये सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं और इस दौरान भी न्यूल अपनी पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर न्यूल की बड़ी आंटी वॉलसुन से कहती है क्यों ना वो फैमिली फैक्ट्री को बेच दे, क्योंकि वैसे भी फैक्ट्री लॉस में थी, जबकि वॉलसुन इस फैक्ट्री को नहीं बेचना चाहती है क्योंकि एक तो ये फैक्ट्री उनकी फैमिली की निशानी है और दूसरा इस फैक्ट्री में उसने अपने हस्बैंड के साथ कड़ी मेहनत की थी। कि आंटी का कहना होता है कि इस फैक्ट्री को बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हिस्सा वॉलसुन अपने पास रख सकती है और 30% हिस्सा वो अपने पास रखेगी, 20% हिस्सा न्यूल की छोटी आंटी रख लेगी। जब न्यूल की छोटी आंटी इस बारे में सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि 20% हिस्सा वो क्यों रखेगी, जबकि उसे ये मंजूर था कि न्यूल की मदर 50% हिस्सा रख सकती है क्योंकि फैक्ट्री में उसने अपना बहुत ही योगदान दिया है। पर वो न्यूल की बड़ी आंटी से हिस्सा कम क्यों ले,
इसी बात में दोनों में बहस होने लगती है और दोनों फाइट करना भी शुरू कर देते हैं। फाइट करते करते वो न्यूल के ऊपर गिर जाते हैं, पर इससे भी न्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेट कर ही पढ़ाई करना शुरू कर देती है और जैसे उसके पढ़ाई का टाइम अप हो जाता है वो किताबें बंद कर देती है और सीधा खड़ी होकर अपनी मॉम से कहती है, मॉम हमें फैक्ट्री बेच देनी चाहिए, ऐसे भी फैक्ट्री नुकसान में जा रही है और आप ही तो चाहते थे ना मैं सोल जाकर पढ़ाई करूं, तो सब कुछ बेचते हैं और यहाँ से चलते हैं और इससे हम इन लोगों की शक्ल देखने से भी बच जाएंगे। इस तरह न्यूल अपनी पूरी फैमिली के साथ सोल में शिफ्ट हो जाती है। आगे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जनवू का फ्रेंड दौड़कर क्लास में आता है और सभी से कहने लगता है कि हमारे क्लास में एक न्यू लड़की का एडमिशन हुआ है, वो बुसान से है और बहुत ही सुंदर है। और तो और चौंका देने वाली बात यह है कि वो भी जंगबू की तरह टॉप स्टूडेंट में से एक है। ऐसे ये बात जंगबू सुनता है तो वो लिखते लिखते रुक जाता है और उसके दोस्त आकर उससे कहने लगते हैं, तुम हमारे स्कूल के टॉप स्टूडेंट हो, वो हमारे स्कूल में तुम्हें टक्कर देने वाली एक लड़की आ गई है, तो ये बात तो तुम्हें परेशान कर रही होगी ना। इस पर जंगबू कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है न्यूल की, यानी कि न्यूल का भी इस स्कूल में एडमिशन हो गया है। टीचर्स न्यूल को सभी स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और तभी न्यूल की नजर भी जंगबू पे जाती है और जंगबू की नजर न्यूल पर। यहाँ पर आने से पहले न्यूल ने स्कूल के टॉप स्टूडेंट के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी। वो जंगवू को देखकर पहचान जाती है और दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। जंगवू अपने मन में ये कहता है कि इस पूरे दुनिया में एक ही सन एग्जिस्ट कर सकता है और वो हूँ मैं। वही न्यूल अपने मन में कहती है, इस पूरे स्कूल में एक ही टॉप स्टूडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, वो हूँ मैं। यानी कि इन दोनों के बीच अब वॉर शुरू होने वाली है। आगे ब्रेक के दौरान जब सभी स्टूडेंट न्यूल के पास आकर उससे बात करने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वोसान में वो पढ़ाई में कैसी थी, तो न्यूल यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। अभी जंगवू स्मार्ट बनते हुए न्यूल के पास आता है और उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है। तभी न्यूल अचानक जोर से कहती है, सभी के सभी अभी यहाँ से गेट आउट हो जाओ। और ये सुनते ही जंगवू को बहुत ही इंसल्ट फील होता है। सभी के सभी तुरंत उससे दूर हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जंगवू और उसके फ्रेंड को न्यूल के नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं। जैसे वो ब्रेक के दौरान भी एक्सरसाइज करते हुए पढ़ाई करती थी और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि वो लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई कर सके। और एक दिन क्लास में टीचर जब उन्हें मैथ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को देते हैं तो जंगवू उसे अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहा था और न्यूल हवा में अपना कैलकुलेशन कर रही थी। जैसे ही जंगवू आंसर बताने वाला था, न्यूल उससे पहले आंसर दे देती है और उसे सभी देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो जंगवू से भी फास्ट है। क्लास खत्म होने के बाद जब जंगवू अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से निकल रहा था तो वो न्यूल को कुछ खाते हुए देखता है और वो अपने दोस्तों से पूछने लगता है कि वो क्या खा रही है। अब उसके दोस्त उसे बताते हैं कि न्यूल ड्राई कॉफी खाती है, इससे उसे बार बार वॉशरूम जाना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जंगवू और भी हैरान हो जाता है और कहता है, सच में ये पागल लड़की है, इससे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। पहले इस तरह धीरे धीरे जंगवू उससे इनसिक्योर होने लगा था। अब तो स्कूल में भी सबसे पहले न्यूल ही आया करती थी। जब जंगवू स्कूल आता है तो वो न्यूल को सबसे पहले यहाँ पर देखता है और न्यूल उसके सामने से दौड़कर निकलती है। उसे भी ये सहन नहीं होता और वो भी रेस लगाने लगता है। उसे देखकर न्यूल और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है। दोनों के जीने का तरीका बहुत ही अलग था। न्यूल का तरीका था कि उसे लाइफ में हमेशा मूव करते रहना है और जबकि जंगवू का मानना होता है कि हम जैसा सोचते हैं लाइफ में हमेशा वैसा नहीं होता। इसी के साथ समय बीतता है और साल आता है 2023 का। अब जंगवू एक बहुत ही फेमस प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बन चुका है। वो बहुत ही पॉपुलर है और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और तो और उसके खुद के बहुत सारे क्लिनिक्स भी है। हम जंगवू को एक इवेंट में देखते हैं और यहाँ पर हम जंगवू के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को भी देखते हैं और इनमें से हम एक से मिलते हैं जिसका नाम होता है देग्योंग। दोग्योंग शुरू से जंगवू से चलता है। काफी लंबे समय के बाद ये लोग इस इवेंट में मिलते हैं और जब जंगवू दोग्योंग से मिलता है तो दोग्योंग उससे ठीक से बात भी नहीं करता। फिर जैसे ये लोग टेबल पर बैठने जाते हैं तो दोग्योंग अपने लिए कुर्सी निकालता है। इससे पहले इस कुर्सी पर जंगवू बैठ जाता है। इस बात पर दोग्योंग को गुस्सा तो बहुत ही आता है। फिर वो अपने लिए वाइन सर्व करने लगता है तो जंगवू उसकी तरफ अपनी ग्लास भी बढ़ा देता है। इन सब से दोग्योंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो जंगवू को कुछ बातें सुना देता है कि ये कुर्सी मैं तुम्हारे लिए नहीं निकाल रहा था और मैं तुम्हें वाइन भी सर्व नहीं कर रहा था, ये सारे काम मैं अपने लिए कर रहा था। तभी जंगवू खड़ा होता है और उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे लगा तुम ये मेरे लिए करना चाह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वाइन सर्व कर देता हूँ। दोग्योंग उसे एक सलाह देता है, तुम अब भी ये सब हरकतें करते हो तो अब ये हरकतें करना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन इन सब चीजों के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब जैसा दोग्योंग ने बोला था
उसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। इस इवेंट में मिनिस्टर द्वारा जंगवुक को बेस्ट प्लास्टिक सर्जन हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से अवार्ड दिया जाता है और ये सब देखकर द्योगोंग को और भी जेलसी होती है। आगे हम जंगवुक को उसके स्कूल फ्रेंड किम और योंग के साथ देखते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि जंगवुक का यूट्यूब चैनल किम और योंग दोनों ही संभालते हैं। यहाँ पर किंग जंगवुक को बताता है कि उनके स्कूल का रियूनियन पार्टी होने जा रहा है, क्या वो इस बार इस पार्टी में आएगा। और जंगवुक का कहना होता है कि वो कह नहीं सकता, कि हो सकता है कि उसी दिन उसे कोई सर्जरी करनी पड़ जाए। तब योंग उससे कहता है अगर उस पार्टी में न्यूल आएगी तब भी वो नहीं आएगा। अब जंगवुक कहता है कि वो अचानक न्यूल की बातें क्यों करने लगा। उन तीनों में से किसी को पता भी नहीं कि वो आजकल कहाँ पर है और क्या कर रही है। जंगवुक आगे कहता है कि वो स्कूल में बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, उस हिसाब से लगता है कि वो अच्छा ही कर रही होगी। लेकिन जैसा वो कह रहा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। दूसरी तरफ हम न्यूल को देखते हैं। न्यूल आगे तो बढ़ चुकी थी और अपना करियर भी बना चुकी थी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसे हर बार अपने सीनियर डॉक्टर से डांट खानी पड़ती है और हमेशा उससे माफी मांगनी पड़ती है। यहाँ तक कि उसे इतना काम दिया जाता है कि वो अपनी प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाती। जैसे उसकी डांट की क्लास खत्म होती है तो वो रिलैक्स होकर बाहर आती है, लेकिन बाहर आते ही उसे एक ऑपरेशन सर्जरी के लिए बुला लिया जाता है और इस तरह वो फिर से आराम नहीं कर पाती। अगले मॉर्निंग न्यूल जब घर आती है तो उसकी मॉम उसे थका देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो जल्दी से उसके लिए कुछ अच्छा बनाने को जाती है। न्यूल इतनी थकी हुई थी कि वो बैठे बैठे सोने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठती है। लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वॉल्सुन और भी परेशान हो जाती है तो न्यूल बताती है कि आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी न्यूल का फोन बजने लगता है और उसे हॉस्पिटल बुला लिया जाता है और फिर से न्यूल को बिना खाना खाए हॉस्पिटल भागना पड़ता है। उसी तरफ जंगवुक की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो डॉक्टर के साथ अब एक इन्फ्लुएंसर भी बन चुका था। उसे बड़े बड़े कंपनी से ऑफर आया करते थे जिसका वो ऐड किया करता था और उससे लाखों कमाता था। उन पैसों से उसने दर्जनों क्लिनिक भी खरीद लिए थे। जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हाथों हाथ वो मार्केट में बिक जाया करते थे। इस तरह उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी। लेकिन जब उसकी लाइफ में वो दिन आया और वो इंसिडेंट हुआ तो सब कुछ बदल गया। आगे देखते हैं कि जंगवुक के लॉगिन क्लिनिक में एक पेशेंट आई और उसे कॉन्टोरिंग सर्जरी करवानी थी और नर्स से जंगवुक को पता चलता है कि वो लेडी मकाओ से है। तो और वो अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आई है जिसे लगता है कि वहाँ पर उसका एक अलग ही हो रहा है। वह सर्जरी का दिन भी आ जाता है और सारी तैयारी भी कर ली जाती है। वही दूसरी तरफ न्यूल को देखते हैं। वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें उसके सीनियर द्वारा लैब के एक डॉक्टर यू को भी शामिल कर दिया जाता है, यानी कि वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर यू को मिल जाएगा। और उसे ये चांस इसलिए मिला क्योंकि उसके फादर बहुत ही नामी बिजनेसमैन है। लेकिन इन सब से न्यूल को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो परेशान हो रही थी तो सिर्फ अपने पेट के दर्द से। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसका पेट का दर्द फिर से शुरू हो जाता है और उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है जिसके साथ बैठकर वो लंच करने वाली थी। और हम वही सीन पर पहुंच जाते हैं जो एपिसोड के फर्स्ट में हमें दिखाया गया था। न्यूल यहाँ पर सड़क के बीचों बीच गिर जाती है और ट्रक सामने से आने लगता है, लेकिन शुक्र है कि ट्रक का ड्राइवर ट्रक को संभाल लेता है। और जब न्यूल की फ्रेंड न्यूल को देखने आती है तो देखते हैं कि न्यूल बेहोश पड़ी हुई थी और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन रूम में देखते हैं सर्जरी कॉम्प्लिकेट होने लगती है और पेशेंट के मुंह से कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग होने लगता है। जंगवू और उसकी टीम पूरी कोशिश करती है ब्लड को रोकने की, लेकिन केस और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है और ब्लड बिल्कुल नहीं रुकता, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। जंगवू की लाइफ में ये पहली बार हुआ था कि सर्जरी के दौरान उसकी पेशेंट की मौत हो गई हो। देखते देखते ये न्यूज वायरल हो जाती है और जंगवू को पुलिस स्टेशन का चक्कर भी लगाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में तो केवल उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत उसके सिर पर आनी थी कि जिसकी सर्जरी वो कर रहा था वो कोई आम लेडी नहीं थी। वो मकाओ की बहुत ही बड़ी कसिनो की एक लौती बारिश थी, जिसके वजह से उसकी फैमिली की तरफ से जंगवू पे बहुत ही बड़ा केस हो जाता है। और ये केस वैलिड इसलिए भी था क्योंकि सर्जरी के दौरान ऑपरेशन रूम के बीच की फुटेज गायब थी। आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं पर अपोजिट पार्टी का वकील जंगवू पे ये आरोप लगाता है कि उसने पेशेंट को एक ऐसी मेडिकेशन दी जिसे सर्जरी के दौरान नहीं देना चाहिए था, जबकि जंगवुक के वकील का कहना यह होता है कि उनका क्लाइंट यानी जंगवुक अपने क्लिनिक में इस तरीके के मेडिकेशन को ऑर्डर ही नहीं करता। और उनके क्लिनिक में आने वाले सभी मेडिसिन की सारी रिपोर्ट थी कि उन्हें कहां से ऑर्डर किया जाता है और उनके क्लिनिक में कौन कौन से मेडिकेशन आते हैं। लेकिन अपोजिट पार्टी का वकील वहां पर सबूत पेश कर देता है और पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये मेडिसिन ऑपरेशन रूम से ही मिला है।
और इस बोतल के ऊपर जंगवू के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए हैं। वो भी ये जानकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि सच में उसने इस मेडिसिन का यूज ही नहीं किया था। पहले इस तरह से जंगवू ये केस हार जाता है और उसे करोड़ों का नुकसान होता है। और अब जंगवू को अपने लाइफ में पहली बार ये फील होता है कि विफल और हरा देने में बहुत ही बड़ा अंतर है। जब कोई इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, कई मुश्किल के बाद भी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, तो उसे विफल हो जाना कहते हैं। लेकिन जब वही इंसान अपने सपनों को पूरा कर लेता है, अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, पर एक गलती के कारण उसकी बनाई हुई लाइफ खराब हो जाती है, तो उसे हार जाना कहते हैं। यानी कि फेलियर और डिफीट में बहुत ही बड़ा अंतर है। और आज जंगवू महसूस कर रहा था कि वो हार गया है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसके दोस्तों को उस पर बिलीव होगा कि उसने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब जंगवू अपने दोस्तों के साथ मिलता है तो उसके दोस्तों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि किम और योंग दोनों भी उसके साथ बिजनेस करते थे, जिसके वजह से उन्हें भी नुकसान हुआ। और तो और वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उसने सच में उस मेडिसिन का प्रयोग किया था या नहीं, और अगर नहीं किया था तो उस बोतल पर उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान कैसे आए। वेल आगे जंगवू को किम योंग से पता चलता है कि उसके ऊपर कई तरह के पेनल्टीज लगे हैं, यानी कि उसके ऊपर कम से कम 1 बिलियन का कर्जा हो चुका है, जिसे चुकाने के लिए उसे अपने सारे क्लिनिक, घर, कार सब कुछ बेचना होगा। ये सब सुनकर जंगवू और भी टूट जाता है। यहाँ पर क्योंग मिन उसे हौसला देता है कि उसे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। दूसरी तरफ हम न्यूल को देखते हैं। उसके पेट में पथरी थी, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होता था, यानी कि वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर भी वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती थी, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में और करियर में आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। इतनी मेहनत करके उसने जो अचीवमेंट पाई थी, उस खुशी को वो महसूस ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उस दिन जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था, तो उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया कि रोज अपने सीनियर डॉक्टर से डांट खाने से अच्छा है और उनसे माफी मांगने से अच्छा है रोज इसी तरह अपने काम पर आना और काम से घर जाना। इतनी मेहनत करना फिर भी वही का वही रह जाना, सक्सेस पाने के बाद भी हारा हुआ फील करना, और अगर अचीवमेंट मिल जाए तो उसकी खुशी भी ना होना। अगर लाइफ इस तरह की होती है तो ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए। और उसके मन में ये इच्छा आ रही थी कि वो ट्रक उसे टक्कर मार दे और वो मर जाए। शायद ऐसा होने से वो मुक्त हो जाएगी और उसे ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनकर डॉक्टर उसे फिल करने के लिए एक फॉर्म देते हैं, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही उसे डॉक्टर बताएंगे कि उसे क्या प्रॉब्लम है। आगे हम न्यूल को शांति से बैठकर फॉर्म फिल करते हुए देखते हैं, और इस फॉर्म में लाइनें लिखी हुई थी, आप हमेशा अकेलापन और उदास फील करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन भी थे, और न्यूल ऑलवेज वाला ऑप्शन फिल करती है। अगली लाइन थी कि आप रिजेक्टेड फील करते हैं, और इसमें भी न्यूल ऑलवेज फील करती है। कि अगली लाइन लिखी हुई थी कि आप अचानक बहुत ही दुखी हो जाते हैं और आपका मन बहुत ही रोने को करता है। इस तरह के कई लाइन लिखे हुए थे, जिसमें न्यूल सब में ऑलवेज फील करती है। डॉक्टर उसका फॉर्म देखकर उसे बताते हैं कि उसे डिप्रेशन है। ये सुनकर न्यूल हैरान हो जाती है और कहती है ये हो ही नहीं सकता कि मुझे डिप्रेशन हो जाए। इस तरह वो डॉक्टर के बातों को फालतू मानकर वहाँ से निकल आती है, क्योंकि वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर है और रोज अपना काम कर रही है, मेहनत कर रही है, और उसका करियर भी ठीक चल रहा है, तो उसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। यही सब सोचकर न्यूल अपने घर पर आती है, और वो अपने दिमाग को शांत करना चाहती थी, इसलिए वो टेरेस पर चली आती है। टेरेस के दीवार के करीब उसे एक लड़का दिखाई देता है। देखने के लिए आगे बढ़ती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। और जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि जंगवू है। उसके आंखों में आंसू थे, और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही अपने सैडनेस से बाहर आते हैं। हैरान होकर पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अचानक ही दोनों का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे थे, वो भी ऐसे हालात में। यहाँ पर जंगवू अपने करियर के एंड में खड़ा था, वही न्यूल अपने करियर के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे खड़ी थी। दोनों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि ये एक दूसरे से बात करने पर वो क्या जवाब देंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वेल इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।